ये श्रद्धांजलि बांग्लादेश के उन हिंदुओं को है जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। यह अपराध सिर्फ उनके प्रति नहीं बल्कि पूरे मानवता के खिलाफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लोग अपने ही देश में बेघर हो रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं और इसी कारण उन्हें भारत से जोड़ा जा रहा है। इस खतरनाक स्थिति का असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, यह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी बदल रहा है। आइए इस खतरनाक हकीकत और इसके भविष्य के बारे में और गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और बने रहिए मेरे साथ आज के इस खास वीडियो में, जिसपे हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हालिया घटनाओं की, मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार की, भारत बांग्लादेश के रिश्तों में बढ़ती खटास की और अल्पसंख्यकों के मुद्दे की। क्या ये भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं? आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। सोचिए, वह धरती जिसे बंगाल का सोना कहा जाता था आज अपने अल्पसंख्यकों के खून और आंसुओं से लथपथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें न्याय से वंचित करना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या एक समुदाय को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है? ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। नरसंहार की अपनी जांच में जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि पाकिस्तान के अभियान में देश के हिंदुओं के आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खत्म करना या जबरन हटाने का प्रयास किया गया था और जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने मानवता के विरुद्ध अपराध माना था। लेकिन आजादी के 50 साल बाद भी फिर से वही हिंसा, वही खामोशी, वही हाशिए पे खड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। यही कारण है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या जो एक समय में 27% थी, अब केवल घट के 8% रह गई है। आज बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का एक नया दौर देख रहा है। ढाका में एक हाई प्रोफाइल बैठक में जब बांग्लादेश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी फरहाद मजहर ने सीधे सवाल दागे कि चिन्मय कृष्णदास को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्हें वकील और न्याय से वंचित क्यों किया जा रहा है, तो पूरा विश्व सन्न रह गया। मजहर ने न सिर्फ हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों पे सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए, बल्कि सूफी समुदाय और मजारों पे हो रहे हमलों की अनदेखी को भी कटघरे में खड़ा किया। आज मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं। इस भयावह स्थिति पर सरकार की चुप्पी क्या इशारा करती है? क्या यह हिंसा सचमुच उनकी सहमति से हो रही है? और अगर हां तो क्यों? क्योंकि जब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे थे और उनकी आलोचना यूएन तक में हुई थी, तब भी अगर मोहम्मद यूनुस पत्रकारों के सवाल के जवाब पे कहते हैं ये सब मीडिया के द्वारा फैलाया गया अफवाह है, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि क्या मोहम्मद यूनुस एक असक्षम सरकार प्रमुख हैं, जिन्हें देश के उन बड़े घटनाओं की जानकारी भी नहीं है जिसकी आलोचना यूएन, भारत और इसके अलावा विश्व के अन्य देशों में हो रही है, या फिर हिंदुओं पे हो रहे इस अत्याचार में उनकी सहमति भी शामिल है? यह समय है कि हम इन सवालों से मुंह न मोड़ें। यह सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की बात नहीं है, यह पूरी मानवता का सवाल है। आज फिर ऐसा लगता है जैसे ये हिंसा सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इस पूरी हिंसा के जानकारी को कार्यकारी सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से इनकार किया है, वो बहुत ही चिंतित करने वाला है। क्या मोहम्मद यूनुस धार्मिक कट्टरपंथियों के दबाव में झुक रहे हैं, या यह राजनीतिक मंशा का खेल है? और सबसे अहम सवाल, क्या बांग्लादेश किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन रहा है? क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को एक नजर में देखें तो कुछ अहम संकेत मिलते हैं। शेख हसीना को जिस तरीके से सत्ता से हटाया गया, वो घटनाक्रम तो प्रश्न उठाता ही है कि वो प्रोटेस्ट क्या छात्रों ने स्वयं शुरू किया था या पर्दे के पीछे से इसे कोई और संचालित कर रहा था। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में एक खास बात था।
वो ये कि जिस रिजर्वेशन के कारण ये आंदोलन हुआ था उसमें शेख हसीना के सरकार का कोई लेना देना नहीं था। इसे वहां के कोर्ट के द्वारा बहाल किया गया था, उसमें सरकार कोई पक्ष नहीं थी। इसके बावजूद शेख हसीना ने कहा था कि वो कोर्ट में देखेंगे कि ये रद्द हो जाए, और ऐसा ही हुआ भी। वहां की एक हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर उसके बाद 4-5 दिनों के लिए शांति भी बनी। उसके बाद अचानक पीएम हाउस तक के लिए लॉन्ग मार्च की घोषणा कर दी गई और शेख हसीना की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। फिर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर सरकार बनी, जिस केयर टेकर सरकार का मुख्य लक्ष्य देश में शांति बहाल करना और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना चाहिए, वो केवल भारत के विरुद्ध निर्णय लेने में लग गई। एक केयर टेकर सरकार सत्ता में आने के 1 महीने से भी कम समय में पाकिस्तान को हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर देती है। बांग्लादेश भारत की सीमा पर वेक्टर TB2 ड्रोन की तैनाती कर देती है, जिसे हाल के दिनों में भारतीय सीमा से 200 मीटर के आसपास उड़ता पाया गया। चिंता की बात यह है कि ये ड्रोन एक जासूसी ड्रोन भी है। क्या बांग्लादेश के थ्रू कोई दूसरा देश जासूसी करवा रहा है? कौन है वो देश, चीन या पाकिस्तान? क्योंकि शेख हसीना का चीन का अंतिम दौरा बहुत ही असहज कर देने वाले माहौल में हुआ था, यहाँ तक कि उनको वो दौरा आधे में छोड़ के वापस आना पड़ा था। शेख हसीना सरकार का संबंध अमेरिका से भी अच्छा नहीं था, तो क्या यह सत्ता परिवर्तन अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा किया गया था? क्योंकि हाल के समय में ही डीप स्टेट का तंत्र बांग्लादेश में एक्टिव पाया गया था। जिस तरह से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी निर्णय ले रही है, उससे लगता है कि उनकी नियुक्ति भारत से संबंध खराब करने और पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए की गई है। जैसे कि उनका भारत के साथ हुए बैंडविड्थ ट्रांजिट समझौते को रद्द करना, यूरोपियन कंट्रीज से भारत से वीजा सेंटर हटाने की मांग करना, कभी बांग्लादेश की सेना के असम में घुसकर वहां के मंदिर के पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश करना, बांग्लादेश सेना के कुछ पूर्व अधिकारियों द्वारा भारत को यह धमकी देना कि 30 लाख छात्र 4 घंटे में भारतीय क्षेत्र पे कब्जा कर सकते हैं। इस सब के साथ पाकिस्तान के नागरिकों को बिना सुरक्षा जांच के प्रवेश की अनुमति देना। दोस्तों, यहाँ ये गौर करने लायक बात है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। ऐसे में यह भारत में पाकिस्तानी आतंकवादियों के प्रवेश को आसान बना देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के इस्तीफे के 3 हफ्ते के बाद ही केयर टेकर सरकार ने पाकिस्तान को गोला बारूद का ऑर्डर दिया। बांग्लादेश में 50 सालों में पहली बार ढाका के नेशनल प्रेस क्लब ने 11 सितंबर को जिन्ना की 76वीं सालगिरह भी मनाई। इस जश्न में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और यूनुस सरकार के कई लोग शामिल हुए। इसमें जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की भी मांग की गई। इससे ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश केयर टेकर सरकार बनी ही भारत के विरोध के लिए है और वो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के बनने से पहले वो सारे फैसले कर लेना चाहती है जिसके लिए सत्ता परिवर्तन करा के ये सरकार को बनाया गया। यह वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में आज़ादी दिलाने के लिए भारत ने अपने 3000 से अधिक सैनिकों की कुर्बानी दी। 1971 के युद्ध का जिक्र किए बिना बांग्लादेश की स्थिति को समझना नामुमकिन है। विकिपीडिया के अनुसार यह युद्ध 20वीं सदी के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक थी। 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे अब पाकिस्तान कहते हैं, ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन में 3 लाख से ज्यादा बंगालियों की हत्या हुई, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध हुए। लेकिन आज के परिस्थिति में एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि क्या बांग्लादेश को आजाद कराना भारत की एक गलती थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान पहले से ही गृह युद्ध की स्थिति में था और समय के साथ कमजोर हो रहा था। अगर भारत ने हस्तक्षेप न किया होता तो पाकिस्तान खुद ही 2 भागों में बंट जाता। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने शायद सोवियत संघ के दबाव के कारण बांग्लादेश को आजाद कराया। नतीजा यह हुआ कि जहां पहले भारत को एक गृह युद्ध में फंसे कमजोर शत्रु देश से निपटना था, अब उसे 2 शत्रु देशों से निपटना पड़ रहा है। इससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं पनपने लगी।
नतीजा हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया, या उनका धर्मांतरण शुरू हो गया, या उनकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन भारत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है? क्या 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराना भारत की एक गलती थी? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये श्रद्धांजलि बांग्लादेश के उन हिंदुओं को है जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू थे। यह अपराध सिर्फ उनके प्रति नहीं, बल्कि पूरे मानवता के खिलाफ है।